बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 है और उसका आज लेक्चर नंबर भी 16 है। तो हमने आज करना क्या है, हमारा टॉपिक है आज ब्लॉक्स क्वेश्चंस का। ब्लॉक्स क्वेश्चंस पे बात करेंगे भाई। ब्लॉक्स क्वेश्चंस, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है अपनी बुक के पेज नंबर 140 पर। पेज नंबर 140। इसमें बेटा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो क्वेश्चन है हम खुद बनाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस that rays are passing through a cathode ray tube। जी क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द एविडेंस दैट रेज आर पासिंग थ्रू अ कैथोड। हमने एविडेंस देना है कि कैथोड रे ट्यूब में से जो है वो रेस जो है वो पास करती हैं, गुजर रही हैं, उसका हमने एविडेंस देना है। तो एविडेंस के लिए यहां पर आंसर दिया गया है। एक यहां पर आपको जो है बकायदा डायग्राम दिखाई दे रही है, ठीक है, पिक्चर बल्कि खींची हुई है। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पिक्चर के अंदर आपको सारा कुछ बकायदा दिखाई देगा कि आप, मैं साथ से रीडिंग करता हूँ, साथ समझाता हूँ। इन अ कैथोड रेज ट्यूब अ ग्रीन ग्लो इज फॉर्म। यानी अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको बकायदा ग्रीन ग्लो जो है वो यहां दिखाई दे रहा है इस पार्ट पर, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ग्रीन ग्लो इज फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड। यानी जहां पर उसमें कैथोड को दिखाया गया है, ये कैथोड है, तो उससे अपोजिट साइड पे ग्रीन ग्लो विच इट सेल्फ इज ग्लोइंग ऑरेंज हियर। यानी यहाँ प्रॉपर कलर तो वो ऑरेंज नजर नहीं आ रहा, लेकिन लाइट से दिखाई दे रहा है। यानी कैथोड का कलर जो है वो ऑरेंज है और यहां पर जो आपको ऑरेंज कलर है और ये जो है ये ग्रीन कलर का ग्लो है, ठीक है जी। अब ये ग्रीन कलर का जो ग्लो है यहाँ पर, इट सेल्फ इज ग्लोइंग ऑरेंज हियर, द शेडो caused by the cross at the center of the tube gives evidence that rays of some kind are passing through the tube। यानी अगर आप बिल्कुल इसके सेंटर में देखेंगे तो आपको शेडो दिखाई देगा और जो शेडो है वो क्रॉस की शक्ल में है। ये जो शेडो क्रॉस की शक्ल में है, यही हमें इस बात पर जो है वो एविडेंस प्रोवाइड कर देता है कि इसमें से रेज जो है वो फ्लो की, तो इस वजह से शेडो जो है वो बना। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैं लिख रहा हूं आपके साथ, वो भी इसी पेज पर है कि व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस दैट रेज आर पासिंग, दैट रेज आर पासिंग थ्रू द cathode ray tube, cathode ray tube। जी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एविडेंस। यहां भी आपने एविडेंस देना है कि रेज आर पासिंग थ्रू कैथोड रे में से ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब में से जो है रेज वो पास कर रही हैं, इसका एविडेंस आपने देना है। तो इसके लिए भी भाई नीचे एक डायग्राम दी गई है। वो जो डायग्राम है अगर आप देखेंगे तो उससे ही आपको सारी समझ आ जाएगी कि भाई, चलिए मैं आपको लाइट से बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से कैथोड रे की डायग्राम जो है वो बनी हुई है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास कैथोड रेज यहाँ से निकल रही है इस कैथोड से, और सेंटर में यहाँ पर ये जो है ये मेटल जो है वो आपको क्रॉस मेटल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर उसका जो है ये थोड़ा सा लाइट सा बनाऊंगा, यहाँ पर उसका ये जरा डार्क कर देता हूँ, उसका शेडो जो बनेगा। अब ये जो शेडो बन रहा है, ये जो क्रॉस का शेडो इसका बनेगा, ये इस बात की निशानदेही करेगा कि कैथोड रे में से रेज जो है वो पास की है। तो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब मेटल का कोई भी ले सकते हैं, जिसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, ठीक है जी। When an opaque object like a metal cross is placed in the path of cathode rays, कैथोड रे के रास्ते में हमने ये रखा है, ठीक है, ओपेक मटेरियल जो कि क्रॉस की शक्ल में है, मेटल का है। तो क्या हुआ, अ शेडो ऑफ द मेटल क्रॉस इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑपोजिट टू द कैथोड। यहां से कैथोड इसके बिल्कुल एंड पर, यहां पर जो है वो
ये शेडो बना हुआ है, ये शेडो सिर्फ इसी वजह से बनता है क्योंकि यहाँ पर से रास्ते में से रेस गुजरेंगी और वो रेस की वजह से इसका शेडो यहाँ पर बनता है डिफ्लेक्शन की वजह से। तो शेडो ऑफ द मेटल क्लॉथ इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑपोजिट टू द कैथोड। दिस इज एन एविडेंस दैट रेज ऑफ सम काइंड आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ट्यूब। समझ आ गई? ये था भाई आपका 140 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो पेज नंबर 142 पर अब आएंगे। पेज नंबर 142। जी, आपकी बुक का है जी पेज नंबर 142। उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं बना रहा हूं, उस पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट हैपेंस विद अ कैथोड रे, व्हाट हैपेंस विद द कैथोड रे इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। जी, क्या होता है भाई कैथोड रे के साथ जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरती हैं? तो भाई कैथोड रे विल डिफ्लेक्ट। जैसे हमने पीछे भी ये टॉपिक सारा पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में से रेज गुजरेंगी आपकी कैथोड रे, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी पॉजिटिव जो होता है पॉजिटिव से वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट करके जाती हैं। तो कैथोड रे विल डिफ्लेक्ट एज शोन व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी तो डेफिनेटली कैथोड रे जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी, उन पर उसका इन्फ्लुएंस होगा, उसका असर होगा। ठीक है जी। इसके बाद एक पॉइंट टू पॉन्डर है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका हमने आंसर देना है। ये भी पेज नंबर 142 पर क्वेश्चन बुक पर लिखा है, मैं मतलब रीड आउट करता हूं, आंसर मैं आपको उसका लिखवाऊंगा। पॉइंट टू पॉन्डर है इसी पेज के ऊपर, पॉइंट टू पॉन्डर उसकी बात कर रहे हैं पेज 142 पर। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज brought near the screen of a television tube, picture on the screen is distorted. Do you know why? देखें जी, आपने एक मैग्नेट जो है उसको आप करीब लेके आए हैं टेलीविजन ट्यूब की स्क्रीन के करीब या पिक्चर के करीब, तो क्या होगा ऑन द स्क्रीन? वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो डू यू नो व्हाई, मतलब क्यों उसमें वो डिस्टॉर्ट क्यों हो जाती है, उसकी वजह आपने बतानी है। तो रीजन क्या है भाई? रीजन मैं आपको लिखवा रहा हूं, बिकॉज screen has electrons, because screen किसकी? पिक्चर ट्यूब यानी टीवी की स्क्रीन। screen has electrons on it and distorted by magnet। ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो स्क्रीन होती है, हमने लास्ट में भी बात की थी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो बिकॉज स्क्रीन हैज इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट एंड देयर मोशन इज डिस्टॉर्टेड बाय मैग्नेट। जैसे मैग्नेट उसके करीब जाएगा तो मैग्नेट से क्या होगा? डिफ्लेक्शन पैदा होगी, जैसे ऊपर भी हमने बात की थी, तो यकीनन डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेट। इसके बाद एक और नीचे हमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, इसी पेज पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई इलेक्ट्रॉन्स why electromagnets, why electromagnets why electromagnets are used in television tube, in television tube। क्वेश्चन ये किया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो टेलीविजन ट्यूब में उनको क्यों जो है वो यूज किया जाता है। तो भाई इसका आंसर आपकी बुक पर ही दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी आपने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्यों यूज किए जाएंगे? ताकि इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिफ्लेक्शन हो सके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टेलीविजन ट्यूब। यानी टेलीविजन ट्यूब पर जो है आपको एक डिजायर्ड पोजीशन आपको चाहिए होती है, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट साइड्स पर डिफ्लेक्ट करके जाते हैं। तो उसकी जो डिफ्लेक्शन के लिए डिजायर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 143, उस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 143 है।
मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पर भी बना रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन है वाई ओल्ड टर्मिनोलॉजी, वाई ओल्ड टर्मिनोलॉजी, वाई ओल्ड टर्मिनोलॉजी cathode rays survives in electronic engineering, in electronic engineering, engineering। हमारा क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है कि जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी कैथोड रेज की है वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अभी तक सरवाइव कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, मतलब उसी को क्यों अभी तक यूज किया जा रहा है, तो उसकी रीजन आपने देनी है। रीजन जो है उसका आंसर यहाँ दिया गया है भाई, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कॉल्ड अ कैथोड रे। पहली बात है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव किए थे, जिसका हमने शुरू में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वो जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे या नेगेटिव चार्ज था वो क्या थे, कैथोड रेज थी। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि हमने इसका नाम कैथोड रेज का क्यों अभी तक यूज हो रहा है या ओल्ड अभी तक चल रहा है, क्योंकि उस वक्त अभी इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। बिल्कुल साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अभी उनको नाम कैथोड रेज का दिया गया था और इलेक्ट्रॉन्स के नाम से बिल्कुल कोई वाकियत नहीं थी। ठीक है जी, इस वजह से because the electron had not yet been discovered, the old terminology survives in electronic engineering, where a cathode ray tube is any tube, ठीक है, constructed along Thomson's lines, whether in a computer monitor or television or an oscilloscope। इन सब में हम जो यूज करते हैं वो कैथोड रेस का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी यही थी उस वक्त। अभी मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो इतनी कॉमन होगी कि आज भी हम लोग जो है उसकी कैथोड रेस की बात करते हैं। दूसरे लफ्जों में कैथोड रेस बोलें या इलेक्ट्रॉन बोलें बात सेम है, लेकिन कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन का समझ लें एक पुराना नाम है, नया जो है बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से आगे वो वही जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे वो जाने लगे। लेकिन फिर भी अभी तक यही सस्टेन कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा मतलब इनको यूज किया गया, बोला गया, तो ये वजह है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है 143 पर ही, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। पेज नंबर 143 पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, राइट द रीजन ऑफ ग्लो इन द ट्यूब। राइट राइट द रीजन write the reason of glow, write the reason of glow in the tube। ये क्वेश्चन है भाई, हमने रीजन देनी है कि जो ग्लो ट्यूब में पैदा होता है रोशनी, उसकी क्या रीजन है। तो नीचे आंसर इसका दिया गया है, द ग्लो इन द ट्यूब इज ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर यानी दायरों में मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, इन द मैग्नेटिक फील्ड द ग्लो कम्स फ्रॉम द लाइट इमिटेड फ्रॉम द एक्साइटेशंस ऑफ द गैस एटम्स इन द ट्यूब। यानी उनके सर्कुलर मूवमेंट की वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती हैं तो ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है, लाइट इमिट होती है, और इसी वजह से गैस के एटम जो ट्यूब में एक्साइटेशन मतलब उसमें वो पुरजोश हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर मैग्नेटिक फील्ड में ग्लो पैदा होता है, रोशनी जो है दिखाई देती है उनके सर्कुलर मूवमेंट की वजह से। ये है जी पेज नंबर 143 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन। उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 144 है। पेज नंबर 144 उस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बनाएंगे हम लोग। विच सिग्नल क्रिएट्स which signal creates by a microphone। हाँ जी, थोड़ा सा वर्ड जो है क्वेश्चन बनाया था। तो which signal creates, which signal creates by a microphone, by a microphone।
हमने बताना है कि कौन सा सिग्नल क्रिएट होता है माइक्रोफोन की वजह से। तो भाई माइक्रोफोन क्रिएट्स एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है। दो तरह के सिग्नल होते हैं, डिजिटल और एनालॉग, लेकिन जो माइक्रोफोन क्रिएट करता है वो सिग्नल कौन सा होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। आगे बाकी डायग्राम में इसको दिखाया गया, मतलब कुछ इस तरह से आप देखेंगे ऊपर डायग्राम जो है वो इस तरह से इसकी बनी हुई है, ठीक है जी। तो एनालॉग सिग्नल शोन बाय द वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी वोल्टेज और टाइम, यहां पर टाइम लिया गया है ग्राफ के अंदर और यहां पर वोल्टेज लिए गए हैं, उनके दरमियान की ग्राफ की शक्ल में शो भी किया गया है। तो बताना यह है सिंपल इसमें आपने कि माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन क्रिएट करता है वो कौन सा सिग्नल है, वो एनालॉग सिग्नल है जो वो क्रिएट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर है आपका 145, उस पर भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पेज नंबर 145। What are the uses of what are the uses of digital technology digital technology in our lives? हमने बताने हैं, यूजेस बताने हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के, हमारी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा हैं, बुक पर दिए गए हैं, मैं वहीं से रीड आउट कर रहा हूं, और भी बेशुमार इनके फायद हैं। देखें, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। डिजिटल टीवी गिव excellent view and allows us to be interactive। आजकल जो डिजिटल आप समझ लें कि हमारे पास टीवी हैं, उनका व्यू जो है वो जबरदस्त है। कभी जो पुराने टीवी हुआ करते थे, आपने कभी देखे होंगे, तो उसपे जो आपको पिक्चर्स ही कभी प्रॉपर वाजे क्लियर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आजकल मतलब आपको जो पिक्चर व्यू होता है वो एक्सीलेंट होता है और उसके साथ वो इंटरेक्टिव है, मतलब आपका दिल चाहता है कि आप लोग जो है उस टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम्स को देखें। डिजिटल कैमराज हैं आर फास्ट रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फिल्म इक्विपमेंट। पुराने अगर हम कैमरास को देखें और आजकल जो डिजिटल हैं, वो आपको पिक्चर्स बिल्कुल इस तरह लगती है कि जैसे लाइव आप किसी पर्सन को देख रहे हैं, मतलब इतनी क्लियर होती है, उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर होती है। तो वी कैन डाउनलोड एन इमेज इनटू पीसी एंड क्रॉप, एनहांस, एयर ब्रश एंड एडिट द पिक्चर। ये सारा कुछ अब हो रहा है किसकी वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। स्मार्ट आईडी कार्ड्स आर बीइंग डेवलप्ड। अ सिंगल कार्ड कैन बी अ पासपोर्ट, मतलब छोटा सा कार्ड है आपका पासपोर्ट, नेशनल इंश्योरेंस कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑल इन वन। सब सब के सब आपने देख लिया कि एक कार्ड। द कार्ड कुड आल्सो होल्ड बायोमेट्रिक डाटा लाइक एन आई रेटिना स्कैन, यानी ये सारी चीजें आपके स्कैनर्स पे, मतलब जस्ट आपकी आई स्कैन करते हैं तो सारा आपको डाटा जो है वो मिल सकता है डिजिटल। एंड वॉइस स्कैन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, और आजकल जो है आवाज जो है उसको भी स्कैन किया जाता है ताकि आपकी चीजों को वो सेव किया जा सके, आप महफूज कर सके, अपनी प्राइवेसी जो है वो महफूज कर सके। तो ऑल ऑफ दिस डेटा वुड बी हेल्ड डिजिटली इन द टाइनी चिप। ये सारा कुछ किस में है, एक छोटी सी चिप में। तो ये सब कुछ पॉसिबल किस वजह से हुआ है, ये सारा कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समझे कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है हमारी इस फील्ड में। तो ये था भाई इसके बारे में, इसके जो सारे बेनिफिट्स थे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 146, उस पर देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। पेज नंबर 146, उस पर भी हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डिजिटल टेक्नोलॉजी, वाई डिजिटल टेक्नोलॉजी, why digital technology is better than एनालॉग टेक्नोलॉजी। ये भी जरा पिछले क्वेश्चन ही की तरह है, जो अभी मैंने डिस्कस किया है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि देखें भाई, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स वंस ट्रेवल्ड एज एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। आपके जो टीवी और टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, वंस मतलब कभी ऐसा था कि वो कैसे उनकी ट्रेवलिंग थी सारी, वो एनालॉग सिग्नल की मदद से थी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन कॉपर वायर्स वुड इंटरफेयर विद ईच अदर एंड गिव पुअर क्वालिटी साउंड एंड विजन। तो भाई ये तारों की शक्ल में था सारा सिलसिला।
तो इसी वजह से ये मतलब जब इनकी मूवमेंट दूर तक दूर दराज इलाकों तक जाते थे तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस हो सकती थी, उसके चांसेस ज्यादा थे, तारें खराब हो सकती थी, तारों में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, और फिर आपकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, पुअर क्वालिटी थी उस वक्त, ठीक है, साउंड की, विजन की। लेकिन आज अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टुडे एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। द बिग एडवांटेज ऑफ डिजिटल इज क्वालिटी, मतलब बड़ा फर्क क्या है, अगर आप एनालॉग सिग्नल को देखते हैं, डिजिटल सिग्नल को देखते हैं, पुराने आप अपने टीवी सेट जो कभी दौर के आपके ड्रामे बने हुए हैं वो आज अगर आप लगा के देखें और आज के देखें फिल्म्स, ड्रामास वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। मतलब हैरत अंगेज तब्दीली है, क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बढ़ गई है। तो देयर इज नो इंटरफेरेंस और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन डिजिटल सिग्नल ट्रैवलिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर, यानी वहां हमने बताया कि उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन यहां पर जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स की शक्ल में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम लॉस होता है, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। मतलब इसमें स्ट्रेंथ जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपके विजन की, आपके साउंड की वो नहीं मरती, वो बहुत जबरदस्त रहती है। ये था भाई। नेक्स्ट इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखता हूं, इसी पेज पर है 146 पर। क्वेश्चन नंबर है जी आपका पेज नंबर 146 है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर भी है एक और। व्हाट डू यू नो अबाउट बूलियन अलजेब्रा? व्हाट डू यू नो अबाउट बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में इसका आंसर दिया गया है। द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशंस बाय सिंबल्स इज कॉल्ड बूलियन, यानी ये पहले बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन है। द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशंस बाय सिंबल्स, हम सिंबल की मदद से जो लॉजिक ऑपरेशंस होती हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके कार को, इस वे को, इस मेथड को, इस मेथडोलॉजी को, टेक्निक्स को हम क्या नाम देते हैं? बूलियन अलजेब्रा। Like ordinary algebra, English alphabets A, B, C, etc. are used to represent the Boolean variable. However, Boolean variable can have only two values, 0 and 1. Discrete values पर ये काम करता है, एक 0 एक 1, जिसको बाइनरी नंबर्स भी आप बोल सकते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स परफॉर्म द बाइनरी arithmetic operations with binary digits 1 and 0. These operations are called logic functions of logic लॉजिकल ऑपरेशंस। तो भाई ये जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस है बेसिकली दो चीजों पर, दो डिस्क्रीट वैल्यू 0 1, यस नो, ट्रू फॉल्स, ओपन क्लोज, मतलब इसी पर ये सारी बेस करती है आपकी। तो ये था आपका पेज नंबर 146 पर अबाउट बूलियन अलजेब्रा, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है जी पेज नंबर आ जाए 150 पर, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट, हाउ द फॉर्मेशन, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, फ्रॉम नैंड गेट and NOR gate occur, and NOR gate occur। जी क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका कैसे फॉर्मेशन होती है नॉट गेट की, किस किस से? नैंड गेट से और नॉर गेट से, कैसे वो पॉसिबल होती है? तो भाई इसके लिए भी आपकी बुक के पेज नंबर 150 जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पेज नंबर 150, उसी पर आंसर दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट फ्रॉम नैंड एंड नॉर गेट्स विद द रिजल्टेंट ट्रुथ टेबल्स, मतलब आपके पास जो भी टेबल होता है, चाहे वो एंड का हो या आपके पास और का हो, यानी एंड का आपको पता है ए आप लेते हैं, वेरिएबल बी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या होता है आपके पास ए डॉट बी। अब यहां तक तो आपका एंड ऑपरेशन है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि हमने जो इसके बाद नॉट ऑपरेशन कैसे इस पर अप्लाई होता है, जब वो नैंड में कन्वर्ट होता है, हम यही जो होता है ए बी, इसका हम लेते हैं ए बी के ऊपर बार होता है, यानी इस पर नॉट अप्लाई होता है और वो एक ही वैल्यू होती है, वो जो रिजल्टेंट इन दोनों का है, ये इनपुट है और ए बी क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आउटपुट की शक्ल में इस पर अप्लाई होता है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं और गेट में, तो उसमें भी आप देखते हैं कि ये देखें, ये आपके पास ये ए इनपुट, बी इनपुट और ए
प्लस बी आउटपुट, इसके ऊपर आपका नॉट जो है वो अप्लाई होगा तो आपके पास नॉर गेट बनेगा। यानी ये जो रिजल्टेंट हासिल हुआ है आउटपुट ए बी से हासिल हुआ, इस पर अप्लाई होता है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसी पेज पर नीचे क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में जी। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट डबल लाइंस इन ऑपरेशन? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट डबल लाइंस, व्हाट डू यू नो अबाउट डबल लाइंस इन ऑपरेशंस? ये आपका क्वेश्चन होगा जी। तो आंसर इसका भाई देखिए दिया गया है आपको यहां भी। मैं पहले आपको डबल लाइन का समझा देता हूं कि सपोज आपके पास एक्स लिखा होता है, इसके ऊपर आगे ए के ऊपर डबल लाइन है, तो भाई ए के ऊपर जो डबल लाइन है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी? ए के, क्योंकि आपके पास जो पहले आप उस पर नॉट अप्लाई करते हैं तो वो ए नॉट हो गया ए का, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप ए नॉट का फिर से ए नॉट लेते हैं, ए नॉट का फिर नॉट लेते हैं, तो वो दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा? ए के, ठीक हो गया। इसी तरह से आप कोई भी वेरिएबल है, अगर आपके पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी, तो इसका जब आप नॉट ऑपरेशन लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी के ऊपर बार लगाएंगे। अब a प्लस बी के ऊपर जो बार लगाएंगे, फिर इसका अगर आप नॉट लेते हैं, मींस कि अगर आप a प्लस बी नॉट था ऑलरेडी, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक और बार, मतलब फिर से नॉट, a प्लस बी नॉट का फिर नॉट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो दोबारा a प्लस बी ही के इक्वल हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a डॉट बी, उस पर भी अगर डबल लाइंस लगाएंगे वो इक्वल किसके आ जाएगा? a डॉट बी के, यानी a एंड b ऑपरेशन के। यानी a एंड b का जब आप नॉट ऑपरेशन लेते हैं तो फिर अगेन फिर अगर नॉट ऑपरेशन लेंगे, डबल नॉट ऑपरेशन, वो अगेन वापस आ जाएगा उसी में, यानी आपका a एंड बी ऑपरेशन में दोबारा। यानी हियर डबल लाइन इंडिकेट्स डबल नॉट ऑपरेशन, ठीक है। यानी किसको शो करती हैं डबल लाइंस? कि आपका ऑपरेशन जो है वो डबल ऑपरेशन है नॉट का। अगर सिंगल लाइन लगी हो तो सिंगल नॉट ऑपरेशन है, दो लाइनें लगी हैं तो डबल नॉट ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। ये था आपका पेज नंबर 150। उसके बाद पेज नंबर 151 है, पेज नंबर 151, उस पर देखते हैं आपके पास एक क्विक क्विज दिया गया है। पेज नंबर 151, उस पर क्या है? एक क्विक क्विज जी। क्विक क्विज क्या है? अज्यूम यू हैव एन और गेट विद टू इनपुट्स ए एंड बी, मतलब ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक और ऑपरेशन है जिसमें आपके पास इनपुट एक ए है और एक बी है। डिटरमिन द आउटपुट सी, आपने सी बतानी है आउटपुट क्या हासिल होगी। देखें जब वो कह रहे हैं कि ए जो है वो इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 0 है, तो इस शक्ल में आपने c बताना है, c किसके इक्वल है। देखें ऑपरेशन क्या है आपका, हमने शुरू में बात कर ली और गेट, ठीक है। अब और गेट में क्या होता है कि अगर इनपुट कोई भी 1 हो, इनपुट अगर कोई भी 1 हो तो c की वैल्यू किसके इक्वल होगी? c इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा। इसी तरह से अनदर केस दिया गया है, b केस क्या दिया गया है, वो है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। फिर बात क्या है भाई, आइदर मैंने बोला है कि कोई भी एक 1 हो, चाहे ये 1 हो, a की वैल्यू 1 होती है, b की 1 होती, तो आउटपुट आपके पास क्या आने वाली थी? वो भी 1। तो c यहां पर भी c की वैल्यू क्या आएगी आउटपुट की शक्ल में? 1। इसके बाद वो कह रहे हैं इफ आइदर इनपुट इज 1 व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है जी। अगर दोनों ही, मतलब यहां पर हमने बात कर ली थी कि भाई इफ आइदर आउटपुट इज 1 तो व्हाट इज द आउटपुट, तो फिर आउटपुट क्या होगी? आउटपुट जो है वो भी क्या होगी? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आउटपुट इज, वो भी आपकी 1 होगी, चाहे ये 1 हो या ये वाली 1 हो, कोई भी एक 1 होती है। तो मसला ये है कि आगे जो आपके पास आउट 1 ही हो। इसके बाद एक लास्ट भाई हमारे पास रह जाता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे जी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम ले रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
बिट्स एंड बाइट्स। आपने डिफरेंस बताना है बिट्स और बाइट्स में क्या है। पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ दूं, आगे फिर इसका मैं आंसर बताऊंगा कहां से। बुक के अंदर ही इसका आपका आंसर दिया गया है, इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ टूडेज टेक्नोलॉजीज फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जितनी भी आपकी जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आजकल, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गिर्द घूमती हैं। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्या है, डिफरेंस। तो भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेज हैं, स्टोर एंड प्रोसेस बिट्स, बिट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो अब बिट क्या है, अब बिट रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग वंस एंड जीरोस। जो आप वंस एंड जीरोस की बात करती हैं, तो बिट रिप्रेजेंट करता है डेटे को यूजिंग वंस एंड जीरोस को। तो 8 बिट्स, यानी अगर जो आपका जीरो और हम वन की बात करते हैं, जीरो हो या वन हो, वो किसको शो करता है, बिट्स को, यानी वो 1 बिट है, जीरो है या 1 है। लेकिन अगर आपके पास 8 बिट्स हो जाएं, कितने बिट्स, 8 बिट्स हों, तो फिर आपके पास 1 बाइट बनता है, समझ आई। यानी 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है 1 बाइट। तो 1 बिट represent data ones and zeros, 8 bits is byte, the standard grouping in digital electronics। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बाइट जो है वो स्टैंडर्ड समझ लें कि समझा जाता है, ग्रुपिंग में यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड ग्रुपिंग में बाइट जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन याद रखें, जीरो हो या वन हो, कोई एक वो बिट कहलाता है। 8 बिट्स आपके इकट्ठे होंगे तो फिर 1 बाइट बनेगा। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, यहीं पर ही। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डिफाइन डिजिटाइजेशन, डिफाइन डिजिटाइजेशन। ये भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो डिजिटाइजेशन क्या है, डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू वंस एंड जीरोस। ये डेफिनेशन है डिजिटाइजेशन की, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, किसमें, जीरोस एंड वंस में। सादा लफ्जों में बाइनरी कोडिंग में, मशीन कोडिंग में, कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी बात है, अगर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, वंस एंड जीरोस में, तो हम इसको नाम देंगे, इस प्रोसेस को नाम देंगे डिजिटाइजेशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये सारे ब्लॉक क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आमतौर पर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। आपने इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, फिर इनको आपने लर्न करना है। तो भाई थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।